हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। आज एमपीएससी प्रीलिम का लेक्चर नंबर 9 आपको मिलने वाला है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ जो लोग चैनल से जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और जो भी डिफिकल्टी रहती है कमेंट सेक्शन में पूछो। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम ये लेक्चर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है इक्विलिब्रियम। एमपीएससी प्री स्टैटिक पोर्शन चालू है अपना अभी, और स्टैटिक पोर्शन का ये लास्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इसके बाद का टॉपिक आता है एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप आई बटन पर क्लिक करके हमारे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। स्टैटिक पोर्शन का ये लास्ट लेक्चर है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग बहुत से बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है क्या, एग्जाम पोस्टपोन हो रही है तो हम अभी से क्यों पढ़ाई करें। बहुत से बच्चे अपनी पढ़ाई को बंद कर दे रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है कोरोना वायरस की वजह से। तो वो ठीक है, एग्जाम पोस्टपोन हो सकती, लेकिन अगर प्री एग्जाम पोस्टपोन हुई तो आपको मेंस के लिए कम समय मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्री का स्टडी तो आप कर ही रहे हो, उसके साथ में अब मेंस की भी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि आपको मेंस के लिए 1-2 महीने का 1 से 1.5 महीने का समय कम मिल सकता अगर प्री एग्जाम पोस्टपोन होती है तो। और प्री एग्जाम पोस्टपोन होने ही वाली है, कम से कम 1 से 1.5 महीना ये एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है आगे, ठीक है। तो इस बात पे गौर करना। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में रहता आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, तो वो बॉडी को बोलते हैं हम कि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम दो तरह के रहेंगे अपने, एक रहेगा फोर्स इक्विलिब्रियम, एक रहेगा फोर्स इक्विलिब्रियम, और एक रहेगा मोमेंट इक्विलिब्रियम। फोर्स इक्विलिब्रियम और मोमेंट इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होगा फोर्स इक्विलिब्रियम में, फोर्स इक्विलिब्रियम में अगर तुमको बॉडी को रेस्ट पोजीशन में रखना है तो तुमको दो तरह के फोर्सेस को जीरो करना पड़ेगा। समेशन एफएक्स एंड समेशन एफवाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब इसमें क्या होने वाला है, इसमें वो बॉडी का ट्रांसलेटरी इफेक्ट, वो बॉडी का ट्रांसलेटरी इफेक्ट क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। बिकॉज ट्रांसलेटरी म्हणजे क्या होता, ट्रांसलेटरी म्हणजे मोशन डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, कुछ भी नहीं है, मतलब जो ट्रांसलेटरी इफेक्ट है फोर्स इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, जीरो। और अगर मोमेंट इक्विलिब्रियम देखा तो वहां क्या रहेगा, समेशन ऑफ मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और अगर सारे फोर्सेस का मोमेंट जीरो हो रहा मतलब बॉडी का रोटेशनल इफेक्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन फोर्स इक्विलिब्रियम ट्रांसलेटरी इफेक्ट इज जीरो एंड इन मोमेंट इक्विलिब्रियम रोटेशनल इफेक्ट इज जीरो। तो ये दो चीजें हमें रखना। और अगर अपन ने ओवरऑल इक्विलिब्रियम के ऊपर देखा, ओवरऑल इक्विलिब्रियम में बॉडी में कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होने को ना, तो समेशन एफएक्स भी रहेगा, समेशन एफआई भी रहेगा और समेशन ऑफ मोमेंट भी रहेगा। तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम के अंदर समेशन एफएक्स, समेशन एफआई, समेशन मोमेंट तीनों भी कंडीशन जीरो होनी चाहिए। तो मैंने आपको डिपेंड बता दिया कि अलग अलग तरह से इक्विलिब्रियम के टाइप कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसको नोट डाउन करके रखना। अब आगे बढ़ते, अलग अलग फोर्स सिस्टम में इक्विलिब्रियम के इक्वेशन कैसे चेंज होते हैं। अगर हमारा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, कॉन्करेंट है, नॉन कॉन्करेंट है, नॉन कोप्लेनर है, तो उसके अंदर अलग अलग फोर्स सिस्टम में इक्विलिब्रियम के इक्वेशन कैसे चेंज होंगे। तो अपन देखेंगे अब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर डिफरेंट फोर्स सिस्टम, फॉर डिफरेंट फोर्स सिस्टम। ऐसा अगर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, जैसा इस तरह से रहता है। कोप्लेनर मतलब क्या, एक ही प्लेन में सारे फोर्स कैसे है, कॉन्करेंट है। एक ही प्लेन में अगर सारे फोर्सेस कॉन्करेंट है तो कुछ फोर्सेस ऐसे एक्स में भी रहते हैं, कुछ फोर्सेस वाई में भी रहते हैं, कुछ फोर्सेस जेड में भी रहते हैं, कुछ फोर्सेस अलोंग द एक्स प्लेन रहते हैं, कुछ फोर्सेस अलोंग द वाई प्लेन रहते हैं, कुछ फोर्सेस अलोंग द जेड प्लेन रहते हैं।
तो अगर अपन ने x और y का प्लेन कंसीडर किया तो वहां कौन सी कंडीशन बनेगी, एक्स वाई प्लेन के अंदर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, एक्स और वाई प्लेन ये प्लेन कंसीडर किया तो यहाँ कौन सी कंडीशन बनेगी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। और अगर एक्स और जेड प्लेन कंसीडर किया तो वहां कौन सी कंडीशन बनेगी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 समेशन एफ जेड इक्वल टू 0। ये बनेगा एक्स जेड प्लेन में। कभी वाई जेड प्लेन सॉल्व नहीं करते रहते। जो दो रिस्पेक्टिव प्लेन हम सॉल्व कर सकते हैं वो कौन से रहते हैं, एक तो आप एक्स वाई प्लेन सॉल्व करोगे या फिर आप एक्स जेड प्लेन सॉल्व करोगे। एक्स वाई प्लेन सॉल्व करोगे तो एफ एक्स एफ वाई 0, एक्स जेड प्लेन सॉल्व करोगे तो एफ एक्स एफ और एफ जेड 0। ठीक है, तो अगर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम आ रहा तो उसके अंदर इक्विलिब्रियम के इक्वेशन इस तरह से बन सकते हैं। ये मोटे मोटे तीन इक्वेशन बन सकते हैं, एफ एफ बन सकता है, एफ आई बन सकता है और एफ जेड बन सकता है। ठीक है, दूसरा सिस्टम देखते नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मतलब सिस्टम कैसी है, नॉन कोप्लेनर है, मतलब एक प्लेन के अंदर सारे फोर्स नहीं है, कुछ फोर्स इधर भी जा रहा है, ऐसा इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। कॉन्करेंट तो है लेकिन नॉन कोप्लेनर है, तो इसमें तीनों फोर्स कैसे एक साथ में आ रहे हैं, इसमें अलग अलग प्लेन नहीं बन रहे हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्ट मैंने तीन प्लेन बना लिए। मतलब इसके अंदर भी अपने को अगर सॉल्व करना है नॉन कोप्लेनर में तो तीन इक्वेशन हम बना सकते हैं, तीन इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आप लोग बना सकते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 समेशन एफ जेड इक्वल टू 0। एक तो एफ एक्स इक्वल टू 0 या एफ वाई इक्वल टू 0 या एफ जेड इक्वल टू 0, कोई भी प्लेन में तुम्हारा नंबर फेल हो सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब इक्वेशन पूछते मतलब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पूछते अपने को तो वो ओवरऑल नहीं पूछते, वैसे पूछेंगे नॉन कोप्लेनर में कंडीशन क्या रहेगी, कोप्लेनर कॉन्करेंट में कंडीशन क्या रहेगी, नॉन कॉन्करेंट में कंडीशन क्या रहेगी, इस तरह से पूछेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। तीसरा देखेंगे अब कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, मतलब है तो कोप्लेनर लेकिन सारे फोर्सेस एक प्लेन में नहीं आ रहे, सॉरी सारे फोर्सेस एक प्लेन में आ रहे हैं लेकिन कॉन्करेंट नहीं है कैसा है कोप्लेनर, मतलब क्या एक ही प्लेन के अंदर आएंगे लेकिन सारे फोर्स कॉन्करेंट है क्या, नहीं, सारे फोर्स कैसे नॉन कॉन्करेंट, मतलब एक फोर्स यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है। जब सारे फोर्सेस नॉन कॉन्करेंट है लेकिन एक ही प्लेन के अंदर है तो वहां कंडीशन कौन सी बन सकती है, तो इसमें पॉसिबल है डायग्राम ऐसा भी रह सकता है, पॉसिबल है डायग्राम ऐसा भी रह सकता है इसके अंदर, मतलब फोर्स हॉरिजॉन्टल भी रह सकते, फोर्स वर्टिकल भी रह सकते। तो समेशन एफ एक्स की भी कंडीशन लग सकता, समेशन एफ आई की भी कंडीशन लग सकती और समेशन ऑफ मोमेंट का कंडीशन लगता है नॉन कॉन्करेंट के अंदर। कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट के अंदर तीन तरह के कंडीशन बन सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 और सब फोर्सेस का मोमेंट लेना रहा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो समेशन ऑफ मोमेंट आल्सो मस्ट बी इक्वल टू 0 अगर वो बॉडी को रेस्ट पोजीशन में रखना है तो। अब लास्ट एक चौथी कंडीशन देखेंगे जिसमें नॉन कोप्लेनर भी है, नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, मतलब सारे फोर्सेस नॉन कॉन्करेंट तो है ही है लेकिन सारे फोर्सेस एक प्लेन में नहीं आ रहे, सारे फोर्सेस अलग अलग प्लेन में आ रहे, मतलब इस तरह से कुछ फोर्सेस इस तरह से एक्ट हो रहे जो अलग अलग प्लेन में जा रहे हैं। ये सारे फोर्सेस एक प्लेन में ना आते हुए नॉन कॉन्करेंट भी है और नॉन कोप्लेनर भी है, तो इसके अंदर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 बनेगा, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 बनेगा और समेशन एफ जेड भी बनेगा, क्योंकि अगर नॉन कोप्लेनर है तो वो तीन डायरेक्शन में एक्ट हो सकता है, एफ एक्स भी आ सकता है, ऐसे ही इंक्लाइन फोर्स भी आ सकती है कभी कभी नॉन कोप्लेनर में, इस तरह से भी आ सकता। तो इंक्लाइन फोर्सेस अगर आ रहे तो वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फोर्सेस किसी भी तरह से आ सकते हैं, वर्टिकल भी आ सकते, हॉरिजॉन्टल भी आ सकते हैं, वर्टिकल भी नॉन कॉन्करेंट रह सकते हैं और इंक्लाइन भी नॉन कॉन्करेंट रह सकते हैं, इसलिए तीनों तरह की कंडीशन बनती एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। वैसे नॉन कॉन्करेंट है मतलब मोमेंट देना कंपलसरी है, वेरिगनेस थ्योरम लगाना कंपलसरी है और वेरिगनेस थ्योरम के अंदर मोमेंट लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज़ वेरिगनेस थ्योरम इक्वेशन क्या बोलता समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू आर इनटू एक्स। तो मोमेंट अपन एक्स डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, मोमेंट अपन वाई डायरेक्शन में भी ले सकते हैं और मोमेंट अपन जेड डायरेक्शन के फोर्सेस की भी ले सकते हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन के फोर्स की मोमेंट लेना पड़ेगा, अगर सारे फोर्स हॉरिजॉन्टल है सारे फोर्स वर्टिकल है तो मोमेंट वाई डायरेक्शन में लेना पड़ेगा और सारे फोर्सेस इंक्लाइंड है तो मोमेंट जेड डायरेक्शन में लेना पड़ेगा।
तो इसमें 6 तरह के इक्वेशन पॉसिबल है, बन सकते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं कि तुमको 6 के 6 यूज करने का है, जिस तरह का सिस्टम रहेगा उस तरह से तुमको इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो fx fy fz mx my mz सारे का सारा आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ही अपन बोल सकते कि अपना सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यहाँ से 2 नोट पॉइंट ध्यान में रखना आप। कोई एक पार्टिकल अगर सॉल्व करते, कोई तो एक पार्टिकल को रहते, पार्टिकल हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच एंड एवरी पार्टिकल हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और एक रिजिड बॉडी अगर सॉल्व करते, कोई रिजिड बॉडी अगर सॉल्व करती, तो रिजिड बॉडी हैज 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में। ईच पार्टिकल हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ईच रिजिड बॉडी हैज 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कोई एक पार्टिकल सॉल्व कर रहा है तो उसमें मैक्सिमम फ्रीडम मतलब क्या, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या कि एक पार्टिकल में मैक्सिमम 3 अननोन रह सकते और एक रिजिड बॉडी में मैक्सिमम 6 अननोन रह सकते हैं। तो रिजिड मतलब क्या, जैसे दोनों एंड फिक्स है बीम के अगर दोनों एंड फिक्स है मतलब क्या है, रिजिड है। और बीम के अगर एक एंड हिंज है, एक एंड रोलर है, मतलब क्या है, ये पार्टिकल है, रिजिड नहीं है। वो हिंज और रोलर रिजिड है क्या, नहीं। हिंज रोलर क्या है, सिंपल सपोर्ट है। तो अगर रिजिड बॉडी है तो यहाँ नंबर ऑफ अननोन कितने रहेंगे, 1 2 और 3, 3 यहाँ 3 यहाँ 6, यहाँ कितने रहेंगे 1 2 और 3। इसलिए मैंने बोला एक पार्टिकल अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ कितनी रहेंगी, 3, और एक रिजिड बॉडी अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ डिग्री कितनी रहेंगी, 6 रहेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों नीचे की ध्यान में रखना। और कुछ 2-3 पॉइंट बता रहा, अगर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस have same magnitude, 3 concurrent forces have body in equilibrium, अगर 3 concurrent forces बॉडी को रेस्ट पोजीशन में रखते एंड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, और उनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। 3 concurrent forces बॉडी को रेस्ट पोजीशन में रखते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहता, then they form equilateral triangle। अगर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उससे बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वहां जो ट्रायंगल बनता है वो कैसा बनता, वहां बनता इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा पॉइंट, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, ये सेम पूरा पॉइंट, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस हैव बॉडी इन इक्विलिब्रियम having square of one force is equal to square of other two forces। अगर इस तरह का सिचुएशन बन रहा कि 3 फोर्सेस बॉडी पे एक्ट हो रहे, उससे बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, और उस 3 फोर्सेस के अंदर कोई भी एक फोर्स का अगर हम स्क्वायर करते और उसका स्क्वायर बाकी दोनों फोर्स के स्क्वायर से सेम आता, मतलब इस पाइथागोरस में लगाते अपन कि पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एडजेसेंट साइड। मतलब अगर ऐसा सिस्टम आ रहा जिसमें एक फोर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर 2 फोर्सेस बन रहा, तो वहां किस तरह का ट्रायंगल बनने को ना, वहां बनने को ना राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में आपने देखा होगा तो एक रहता हाइपोटेन्यूस और दूसरा रहता दो एडजेसेंट साइड। मतलब एक फोर्स का स्क्वायर किया तो वो इट मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर 2 फोर्सेस, ऐसा बनने ही वाला है। तो इस तरह का सिचुएशन अगर आ रहा तो वहां क्या बनने को ना, वहां बनने को ना राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसमें ऐसा पूछेंगे वो 3 कॉन्करेंट फोर्स है और एक फोर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर 2 फोर्सेस, बताओ ट्रायंगल कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है, उसमें तीनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो वहां ट्रायंगल कौन सा बनेगा, तो वहां बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। और एक तीसरा पॉइंट, 2 फोर्सेस ऑफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब 3 में से 2 फोर्स, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस में से कोई भी 2 फोर्स, 2 फोर्सेस फ्रॉम 3 कॉन्करेंट फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, 3 में से कोई भी 2 फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और तीसरे का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो वहां बनता आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि आइसोसेलेस में आपको पता है
आइसोसेलेस में आपको पता है कि दो साइड सेम रहती और तीसरी साइड सेम नहीं रहती। तो अगर कोई भी दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है और तीसरे का सेम नहीं भी है तो वो बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो वहां बनेगा इक्वेटर ट्रायंगल। और अगर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर टू फोर्सेस है तो वहां बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये तीन तरह के फोर्स सिस्टम के इस तरह से अपन फोर्स एक्ट करते ट्रायंगल के ऊपर, तो किस तरह का ट्रायंगल बन सकता ये मैंने आपको बताया इस 3 नोट पॉइंट के अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब अपन आएंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब हम लोग आएंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम के बेसिकली 3 प्रिंसिपल रहते हैं। एक रहता है 2 फोर्स प्रिंसिपल, एक रहता है 3 फोर्स प्रिंसिपल, एक रहता है 4 फोर्स प्रिंसिपल। तो पहले अपन देखेंगे 2 फोर्स प्रिंसिपल। 2 फोर्स प्रिंसिपल, 2 फोर्स प्रिंसिपल क्या रहता है? अगर किसी बॉडी पे सिर्फ 2 ही फोर्स एक्ट हो रहे हैं और उन 2 फोर्स के एक्ट होने के बाद में अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, तो अगर एक बॉडी पे सिर्फ 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं और उन 2 फोर्स की वजह से ही बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो उसको बोलते हैं 2 फोर्स इक्विलिब्रियम। लेकिन 2 फोर्स इक्विलिब्रियम के अंदर these two forces must be, पहला सेम इन मैग्नीट्यूड। 2 फोर्स की वजह से अगर तुम्हारा बॉडी रेस्ट पोजीशन में आया तो कब आएगा? अगर बॉडी पे सिर्फ 2 ही फोर्स लगाए और उन 2 फोर्स लगाने के बाद में बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कब रहेगा? तो वो कंडीशन क्या है? बोलना 2 फोर्सेस वैल्यू कैसे रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। दूसरी कंडीशन अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा चाहिए? अपोजिट चाहिए। यहाँ से दिखाया मैंने, एक इधर जा रहा एक उधर जा रहा। और तीसरी कंडीशन क्या समझिए डायग्राम के ऊपर से? कोलिनियर, दोनों फोर्स कैसे चाहिए? कोलिनियर चाहिए। तो 2 फोर्स इक्विलिब्रियम के अंदर 2 फोर्स मस्ट बी सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर एंड कोलिनियर। ये 3 कंडीशन ध्यान में रखना, पूछ सकते हैं एग्जाम में। 2 फोर्स प्रिंसिपल के अंदर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता? तो सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर। ठीक है, डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखो, इजी जाएगा। अगर दूसरा प्रिंसिपल है 3 फोर्स प्रिंसिपल। 3 फोर्स प्रिंसिपल, अगर किसी बॉडी पे 3 फोर्स आ रहे हैं, जैसे 3 फोर्स आ रहे हैं, तो पहली कंडीशन तो क्या बनती है कि तीनों फोर्स कैसे चाहिए? एक बॉडी है, बॉडी पे 3 फोर्स आ रहे हैं, 3 फोर्स लगाने के बाद में अगर तुमको तुम्हारा बॉडी रेस्ट पोजीशन में चाहिए, 3 फोर्स लगाने के बाद में अगर तुम्हारा बॉडी रेस्ट पोजीशन में चाहिए तो कंडीशन क्या बननी चाहिए? व्हाट शुड बी द कंडीशन? तो पहली कंडीशन 3 फोर्सेस शुड बी कॉन्करेंट। तीनों फोर्स कैसे चाहिए? कॉन्करेंट चाहिए, शुड बी कॉन्करेंट। दूसरी कंडीशन क्या चाहिए? तीनों फोर्सेस नॉन कोप्लेनर चाहिए। नॉन कोप्लेनर मतलब कोप्लेनर चाहिए। उसके बाद में क्या चाहिए? नॉन पैरेलल चाहिए। तीनों फोर्सेस पैरेलल रहे तो क्या रहेगा? वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। और चौथी कंडीशन है सेटिस्फाई लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम सेटिस्फाई होने को होना। लैमिस थ्योरम क्या रहता है अभी आगे देखने वाले हैं अपन। तो अगर 3 फोर्स इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम आ रहा, मतलब 3 फोर्सेस बॉडी पे एक्ट हो रहे और 3 फोर्स लगाने के बाद में अगर अपना बॉडी रेस्ट पोजीशन में है या नहीं है पहचानना है, तो उसकी कंडीशन क्या है? तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट चाहिए, तीनों फोर्सेस कोप्लेनर चाहिए, तीनों फोर्सेस नॉन पैरेलल चाहिए मतलब पैरेलल फोर्स नहीं चाहिए, और तीनों फोर्सेस ने लैमिस थ्योरम के कंडीशन को सेटिस्फाई करने को होना। लैमिस थ्योरम क्या रहता है अभी अपन थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का डायग्राम जो आता है वो हमेशा लैमिस थ्योरम में आता है। ये डायग्राम निकाला है मैंने, ये डायग्राम हमेशा लैमिस थ्योरम से ही बनता है। अब देखेंगे 4 फोर्स प्रिंसिपल। 2 फोर्स प्रिंसिपल, 3 फोर्स प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, सब लोगों को पता होगा कि इसकी कंडीशन क्या चाहिए। 4 फोर्स प्रिंसिपल क्या रहेगा? 4 फोर्स प्रिंसिपल, तो अगर एक बॉडी पे ऐसे 4 फोर्स आ रहे हैं, इधर से ऐसे 2 फोर्स लगाया, उधर 2 फोर्स लगाया, या कैसे भी लगाओ, इंक्लाइन लगाओ, हॉरिजॉन्टल लगाओ, वर्टिकल लगाओ, 4 फोर्स अगर लगाए तो उसमें क्या बनना चाहिए कंडीशन कि रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 फोर्सेस मस्ट बी सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर विद द रिजल्टेंट ऑफ अदर 2 फोर्सेस। मतलब ये 4 फोर्स अगर लगाया मैंने F1 F2 F3 F4, तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 फोर्स
मस्ट बी सेम इन मैग्नीट्यूड। ये दोनों फोर्स का जो रिजल्ट आएगा उतना ही रिजल्टेंट इन दोनों फोर्स का आने को होना, उतना ही रिजल्टेंट इन दोनों फोर्स का आने को होना, कॉमा अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका रिजल्टेंट अगर लेफ्ट में जा रहा तो उन दोनों का रिजल्टेंट राइट में जाने को होना, इसका राइट में जा रहा तो उसका लेफ्ट में जाने को होना। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो आएगा उसका इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट भी उतना ही आने को होना, और उसका डायरेक्शन कैसा चाहिए, अपोजिट चाहिए, और कोलिनियर विद द रिजल्टेंट ऑफ अदर टू फोर्सेस। तो फोर्स प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, कोई भी दो फोर्स का रिजल्टेंट मस्ट बी सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर विद द रिजल्टेंट ऑफ अदर टू फोर्सेस। मतलब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू इन दोनों फोर्स का भी आना चाहिए, और इसका अगर लेफ्ट में जा रहा है तो उसका राइट में जाने को होना, और ये दोनों रिजल्ट कैसे चाहिए, कोलिनियर चाहिए। मतलब इसका इन दोनों का रिजल्टेंट अगर यहाँ से पास हो रहा तो उनका भी रिजल्टेंट यहीं से पास होने को होना, इस तरह से आएगा, इसका आर दोनों सेम चाहिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस मस्ट बी सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर विद द रिजल्टेंट ऑफ अदर टू फोर्सेस। ये बोलता है फोर फोर्स प्रिंसिपल। तो टू फोर्स प्रिंसिपल, थ्री फोर्स प्रिंसिपल, फोर फोर्स प्रिंसिपल क्या रहता वो अपन ने स्टडी किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना सब कुछ। आराम से मैंने तुमको कंडीशन बता दिया कि किस तरह से सारे प्रिंसिपल ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एट द एंड हम जाएंगे लेविस थ्योरम के ऊपर। लेविस थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोग नोट्स में से पढ़ सकते हैं। लेविस थ्योरम क्या बोलता कि इफ थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, इफ थ्री एक प्लेन में आ रहे हैं, मतलब कैसे कोप्लेनर है, इफ थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, एक पॉइंट से पास है मतलब क्या है, कॉन्करेंट है। इफ थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, और ये तीन फोर्स लगाने के बाद में बॉडी कहाँ पे है, बॉडी स्टेबल है, मतलब कैसा है, बॉडी रेस्ट पोजीशन में है। सो इफ थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इस तरह से तीन फोर्स निकाले, तीनों फोर्स के बीच का एंगल हो गया समझो θ1, ये हो गया θ2, ये हो गया θ3। देन ईच फोर्स, अगर इस तरह से सिस्टम तुमको दी हुई है, इफ थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दी अदर टू फोर्सेस। मतलब हर एक फोर्स क्या रहेगा, जो बचे हुए दो फोर्स है उसके बीच में के एंगल को प्रोपोर्शनल रहेगा। हर एक फोर्स जो बचे हुए दो फोर्स है उसके बीच में के एंगल को प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब समझो मैंने F1 कंसीडर किया, तो F1 कंसीडर करने के बाद में दो फोर्स कौन से बचे हुए हैं, F2 F3, उन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, θ1, मतलब F1 इज प्रोपोर्शनल टू sin θ1। प्रोपोर्शनल किसको है, साइन को है, साइन एंगल को प्रोपोर्शनल है। वैसे ही F2 अगर लिया तो बचे कौन से, F3 F1, एंगल कौन सा है, θ2, मतलब F2 is proportional to sin θ2, वैसे ही F3 is proportional to sin θ3। डायग्राम देखो समझ जाएगा आपको। तो ये लेविस थ्योरम का स्टेटमेंट है, एग्जाम पूछा है स्टेटमेंट लेविस थ्योरम का। when three coplanar concurrent forces acting on a body in equilibrium, then each force is proportional to sin of angle between the other two forces. Each force is proportional to sin of angle between the other two forces. साइन रूल क्या बोलता, साइन रूल भी ये बोलता, अपन ट्रायंगल में साइन रूल पढ़े हुए, साइन रूल क्या बोलता है कि एक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। लेकिन ट्रायंगल में क्या था, ट्रायंगल में सारे फोर्स कॉन्करेंट रहते क्या, ट्रायंगल में सारे फोर्स, यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं, ये फोर्स निकाला F1 और ये बचे कौन से फोर्स ऑफ F2 और F3, तो F1 इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। मतलब पता है आपको कि ट्रायंगल लॉ कौन सा है, साइन लॉ है, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा है, कोसाइन लॉ है। लेकिन लेविस थ्योरम में इससे क्या डिफरेंट है, यहाँ सारे फोर्सेस कॉन्करेंट नहीं है, यहाँ सारे फोर्स कैसे कॉन्करेंट है। तो लेविस थ्योरम अगर आपको सॉल्व करने का है, लेविस थ्योरम सिर्फ दो तीन कंडीशन में एप्लीकेबल है। तो कंडीशन में लिख लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कंडीशंस क्या है लेविस थ्योरम की। लेविस थ्योरम कब अप्लाई करता आता, लेविस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, लेविस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर कौन सी कंडीशन है, पहली कोप्लेनर फोर्सेस, सारे फोर्स कैसे चाहिए, कोप्लेनर चाहिए। दूसरी कॉन्करेंट फोर्सेस,
सारे फोर्स कैसे चाहिए, कॉन्करेंट चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, ओनली 3 फोर्सेस। एक तो सिर्फ मेन क्या है, 3 ही फोर्स चाहिए, मतलब किसी ने पूछ लिया कि 4 फोर्सेस के लिए 2 फोर्सेस के लिए लाइन्स थ्योरम लगा जाता है क्या, नहीं लगा जाता। लाइन्स थ्योरम अप्लाई करना है तो सिर्फ 3 ही फोर्स चाहिए। और चौथी कंडीशन क्या है, ऑल फोर्सेस आर इन वन डायरेक्शन या वन नेचर। सारे फोर्सेस का एक ही नेचर है, आइदर पुश या पुल। सारे फोर्सेस का एक ही नेचर चाहिए, तो सारे फोर्स पुल चाहिए इसे या सारे फोर्स पुश चाहिए। उसमें एक आधा फोर्स पुश है, 2 फोर्स पुल है, तो ऐसा नहीं चलता। तुमको वहां पहले पुश को पुल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या पुल को पुश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 4 कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन्स थ्योरम का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो। ऑल द फोर्सेस मस्ट बी कोप्लेनर कॉन्करेंट, ओनली 3 फोर्स एंड ऑल फोर्सेस आर इन वन डायरेक्शन, मतलब एक तो सारे के सारे पुश या सारे के सारे पुल। तो लाइन्स थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोग नोट्स में से पढ़ लेना, मैंने बता भी दिया समझा के, तो एक बार नोट्स में देख लेना और वो लिख लेना रजिस्टर में आपके, ठीक है। तो लाइन्स थ्योरम तक अपन आ गए। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन लाइन्स थ्योरम के न्यूमेरिकल्स देखेंगे और बीम का टॉपिक स्टडी करेंगे। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर तक के अपना इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर तक के अपना स्टडी पोर्शन खत्म हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला बताया मैंने तो आप लोग सीधा जो अपने नोट्स है मैकेनिक्स की जो अपन टेलीग्राम पे डाले हुए है उसमें से एमआई के सारे फॉर्मूले पढ़ लो। उसमें एमआई में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ना है आपको बस। तो नोट्स में से एमआई के सारे फॉर्मूले पढ़ लो और एमआई में कोई आता नहीं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है।